प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बड़ा ही धनवान व्यक्ति था। उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। व्यापारी का एक बड़ा ही सुंदर पुत्र था। व्यापारी अपने पुत्र से बड़ा ही प्रेम करता था। व्यापारी और व्यापारी की पत्नी को विवाह के बहुत सालों बाद संतान की प्राप्ति हुई थी। वह दोनों अपनी संतान से बहुत अधिक प्रेम करते थे। प्रिय दर्शकों, व्यापारी हर कार्य अपने पुत्र से पूछकर किया करता था। व्यापारी का पुत्र अभी छोटा था, परंतु प्रेम में अंधा व्यापारी वही करता था जो उसका पुत्र कहता था। अगर पुत्र कोई गलत कार्य करने के लिए भी कहता तो व्यापारी उसे कर दिया करता था। व्यापारी यह नहीं देखता था कि मेरा पुत्र अभी छोटा है और इसे इतनी समझ नहीं है कि ये बड़े निर्णय ले सके, परंतु पुत्र प्रेम में अंधा व्यापारी और व्यापारी की पत्नी, वह दोनों अपने पुत्र की हर बात को सराखों पर रखा करते थे। व्यापारी का पुत्र जो भी व्यापारी से मांगता, व्यापारी उसे लाकर दे दिया करता था। प्रिय दर्शकों, व्यापारी के घर के बाहर एक वृक्ष पर कई सालों से एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी। वह बूढ़ी चिड़िया व्यापारी के घर के बाहर कई सालों से रह रही थी। वह व्यापारी के घर को अच्छे से जानता था और व्यापारी भी उस बूढ़ी चिड़िया की बड़ी सेवा करता था। उसे दाना पानी खाने के लिए दिया करता था। बूढ़ी चिड़िया यह देखकर बड़ी ही चिंतित थी कि व्यापारी अपने पुत्र की हर बात को मान लेता है। व्यापारी का पुत्र जिस भी चीज की जिद करता है, व्यापारी उसे लाकर दे देता है। तब वह बूढ़ी चिड़िया व्यापारी से कहती है कि हे व्यापारी, तुम्हें अपने पुत्र के प्रेम में अंधा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी यह गलती तुम्हें आगे जाकर बहुत भारी पड़ेगी। तब व्यापारी कहता है कि अरे बूढ़ी चिड़िया, तुम नहीं जानती, मेरा पुत्र स्वयं भगवान का रूप है। इतनी मन्नतों के बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब तो वह जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। तब बूढ़ी चिड़िया कहती है कि अरे पुत्र प्रेम में अंधे व्यापारी, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से और अपनी बात समझाती हूं। प्रिय दर्शकों, अब बूढ़ी चिड़िया अपनी कहानी प्रारंभ करती है। बूढ़ी चिड़िया कहती है कि हे व्यापारी, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सेठ रहा करता था। वह सेठ बड़ा ही भोला भाला व्यक्ति था। उस सेठ के 4 बेटे थे। सेठ अपने चारों बेटों के साथ घर में आराम से रहा करता था। सेठ ने अपने सभी बेटों का विवाह कर दिया था। सेठ की चारों बहू सेठ की खूब सेवा किया करती थी। प्रिय दर्शकों, सेठ की छोटी बहू के घर में आने के बाद सेठ का घर बड़े सुख से चल रहा था। सेठ का व्यापार भी बहुत अच्छे से चल रहा था। छोटी बहू के आने के बाद सेठ के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी और घर का माहौल बड़ा ही शांति भरा था। उनके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। सेठ के सभी पुत्र एक साथ मिलकर रहा करते थे और सेठ की बहुएं भी आपस में बड़ा प्रेम करती थी। चारों बहू मिलकर एक साथ खाना पकाती थी और अपने पतियों को और ससुर को खिलाती थी। इधर सेठ का व्यापार भी बड़े अच्छे से चल पड़ा था। चारों बेटे व्यापार को बड़े अच्छे से संभाल रहे थे। सेठ सोचता था कि अब तो उसका जीवन सफल हो चुका है। घर में चारों बहुएं बड़े ही प्रेम से रहती है। मेरा व्यापार मेरे चारों पुत्र बड़े ही अच्छे से संभाल रहे हैं। अन्न धन की घर में कोई कमी नहीं है। ऐसे विचार करके सेठ बड़ी सुकून की नींद लिया करता था। सेठ के जीवन में किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं थी। प्रिय दर्शकों, सेठ की इतनी अच्छी जिंदगी देखकर गांव के अन्य लोग सेठ से जलने लगे थे। गांव के सभी लोग सोचते थे कि यह सेठ तो बड़ा ही सुखी है। इसका जीवन तो बड़े ही आराम से कट रहा है। इसके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है, हे व्यापारी, अक्सर मनुष्य दूसरों की तरक्की से जलता है। जिस प्रकार केकड़े एक दूसरे का पैर पकड़कर और किसी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देखकर उसका पैर पकड़कर उसे पीछे खींचना चाहता है। मनुष्य खुद की तरक्की से जितना खुश नहीं होता, उतना दुखी वह दूसरे की तरक्की देखकर हो जाता है। अब तो सेठ को आगे बढ़ता हुआ देख, तरक्की करता हुआ देख, गांव के सभी लोग जलने लगे थे। कोई भी सेठ से सीधे मुंह बात नहीं करता था। सभी सोचते थे कि किस तरह सेठ का जीवन कष्ट से भर दिया जाए, किस प्रकार की हंसी को दुख में बदल दिया जाए। प्रिय दर्शकों, यही सब सोचकर गांव के कुछ लोग सेठ के कुल पुरोहित के पास जाते हैं और कुल पुरोहित के पास जाकर कहते हैं कि अरे पुरोहित जी, आप यहाँ सूखी रोटी खा रहे हो और वहां आपका यजमान सेठ बड़े आराम से पकवान खा रहा है, अपनी बहू के हाथों का स्वादिष्ट भोजन कर रहा है। तब पुरोहित जी कहते हैं कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। तब गांव के लोग बताते हैं
कि पुरोहित जी, आपका जीवन तो आपके जजमानों से ही चलता है, परंतु आपका जजमान तो बड़ा ही सुखी है। उसके जीवन में तो किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। जरा याद करिए कि आपके यह जजमान ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था। अगर आपका जजमान आपको अपने घर नहीं बुलाएगा, आपसे हवन पूजा नहीं करवाएगा, तो भला आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, आपका घर कैसे चलेगा। प्रिय दर्शकों, कुल पुरोहित को गांव वासियों की बात समझ में आ रही थी। वह भी सोच रहा था कि बात तो सही है। सेठ ने बहुत समय से मुझे अपने घर नहीं बुलाया है और उसका जीवन बड़े ही सुख से कट रहा है। इस प्रकार तो मेरे बीवी, बच्चे और भूखे मरने लगेंगे। कुल पुरोहित कहता है कि अरे भाइयों, आपकी बात तो बिल्कुल सत्य है। सेठ तो बड़ा ही धनवान बन चुका है। उसका व्यापार भी बड़े तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके चारों पुत्र बड़ी मेहनत करते हैं और उसके घर में चारों बहू मिलकर बड़े प्रेम से अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं। उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तब गांव के लोग कहते हैं कि पुरोहित जी, अगर आप अपना घर चलाना चाहते हो, अगर आप सुख से जीवन जीना चाहते हो, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपके जजमान सेठ के जीवन में कुछ कष्ट आए, उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो, तभी वह आपको हवन पूजन के लिए अपने घर में बुलाएगा और आपको कुछ धन मिलेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप एक दिन गरीब हो जाएंगे और आपको भीख मांगना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, इतनी बात कहकर गांव के सभी लोग कुल पुरोहित के यहां से चले आते हैं। अब इधर वह कुल पुरोहित बड़ी ही चिंता में डूब जाता है। सोचता है कि अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसका व्यापार बंद पड़ जाए, तभी वह मुझे हवन पूजन के लिए अपने घर में बुलाएगा। प्रिय दर्शकों, अब तो ऐसा सोचकर वह कुल पुरोहित एक साधु महाराज के पास जाता है और कहता है कि हे स्वामी, मेरी कोई सहायता करिए। मेरे गांव में मेरा जजमान है जो एक सेठ है। सेठ बड़ा ही सुखी जीवन जी रहा है। उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, परंतु जिस प्रकार चोरों का जीवन लापरवाह लोगों से चलता है, जिस प्रकार राजा का जीवन झगड़ा करने वालों से चलता है, उसी प्रकार पुरोहित और पंडितों का जीवन अपने जजमानों से चलता है। अगर जजमान के घर में कोई दुख तकलीफ नहीं होगी, अगर वह हमें नहीं बुलाएंगे, तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, हम धन कैसे अर्जित करेंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। तब साधु महाराज कहते हैं कि अरे पुरोहित जी, आप चिंता मत करिए, आप बताइए कि क्या तकलीफ है। तब पुरोहित कहता है कि स्वामी जी, मैं चाहता हूं कि सेठ के जीवन में कुछ कष्ट आने लगे, उसके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसके व्यापार में कुछ कमी आ जाए, तभी वह मुझे हवन पूजन करने के लिए अपने घर में निमंत्रण देगा। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है कि हे व्यापारी। कुल पुरोहित की बातें सुनने के बाद साधु महाराज कहते हैं कि पुरोहित जी, आपका काम तो बड़ा ही छोटा सा है। मैं आपको अभी देखकर बताता हूं कि सेठ के जीवन में इतनी सुख और समृद्धि का कारण आखिर क्या है। प्रिय दर्शकों, अब तो वह साधु महाराज अपनी दिव्य दृष्टि से आंखें बंद करके देखते हैं और कुछ देर आंखें बंद करके देखने के बाद साधु महाराज आंखें खोलकर अपने सामने बैठे कुल पुरोहित से कहते हैं कि पुरोहित जी, सेठ के आगे बढ़ने का कारण उसके घर में आई छोटी बहू है। सेठ की जो छोटी बहू है वह साक्षात लक्ष्मी का रूप है। वह बड़ी ही संस्कारी और बड़ी ही बुद्धिमान स्त्री है। जब से वह सेठ के घर में आई है तो सेठ के घर में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है और उसका जीवन बड़ा ही सुख से कट रहा है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। ऐसी स्त्री और जिस भी घर में रहती है, वह घर खूब फूलता फलता है। तब वह कुल पुरोहित कहता है कि हे स्वामी जी, अगर ऐसा है तो इसका कोई रास्ता तो होगा जिसके जरिए सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उस सेठ का व्यापार कुछ ठंडा पड़ जाए। तब साधु महाराज कहते हैं कि पुत्र, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस एक काम करना है। तुम सेठ के घर जाओ और सेठ से कहना कि सेठ जी, मुझे आपके खेत में से एक हरा बांस चाहिए, और तुम सेठ से हरा बांस मांगकर उसको अपने घर लाकर रख लेना। जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ दिनों में ही सेठ बड़ा निर्धन हो जाएगा। उसके घर में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, उसकी बहुएं आपस में झगड़ा करने लगेंगी और उसका जीवन कष्टों से भर जाएगा। तब वह तुम्हें हवन पूजन के लिए अपने घर में अवश्य बुलाएगा। प्रिय दर्शकों, साधु महाराज की इतनी बातें सुनने के बाद कुल पुरोहित साधु महाराज को धन्यवाद कहकर और अपने घर चला आता है। पुरोहित सोचता है कि अब तो अगले ही दिन मैं सेठ के घर पर जाऊंगा और उसके खेत में से एक हरा बांस मांग लूंगा। प्रिय दर्शकों, अगला दिन होता है। सुबह होते ही जल्दी उठकर कुल पुरोहित सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ के घर पहुंचने पर पुरोहित आवाज लगाता है तो अंदर सेठ आराम कर रहा था। सेठ बाहर आकर देखता है तो वह अपने कुल पुरोहित का बहुत स्वागत करता है।
बहुत आदर सत्कार करता है और पुरोहित को ले जाकर अंदर बैठालता है। सेठ कहता है कि बताइए पुरोहित जी, आज इतने दिनों बाद आपका हमारे घर कैसे आना हुआ? तब कुल पुरोहित कहता है कि सेठ जी, मैं बस यहां से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलते चलूं। प्रिय दर्शकों, अब तो पुरोहित अपनी मीठी मीठी बातों में सेठ को फंसा लेता है और कुछ देर बाद कहता है कि सेठ जी, मुझे आपके खेत में से एक हरा बांस चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं? तब सेठ जी कहते हैं कि अवश्य पुरोहित जी, आपने इतनी छोटी सी चीज मांगी है, हम अभी आपको लाकर देते हैं। प्रिय दर्शकों, अब तो सेठ जी अपने खेत में जाते हैं और एक बांस का टुकड़ा तोड़कर लेकर आ जाते हैं। तभी अपने ससुर को आता हुआ देख सेठ जी की छोटी बहू भागी भागी आती है और कहती है कि पिताजी, आप यह बांस का टुकड़ा क्यों लेकर आए हैं? तब सेठ बताता है कि बेटा, पुरोहित जी हमारे घर आए हैं और वह चाहते हैं कि हम उन्हें अपने खेत में से एक हरा बांस का टुकड़ा लाकर दें, इसलिए उनको देने के लिए हम यह टुकड़ा लेकर आए हैं। प्रिय दर्शकों, तब वह छोटी बहू कहती है कि पिताजी, आप यह बांस का टुकड़ा पुरोहित जी को अवश्य दे दीजिएगा, परंतु इससे पहले कुछ देर आप यह बांस का टुकड़ा मुझे दे दीजिए, मैं कुछ देर में यह लाकर आपको दे दूंगी। प्रिय दर्शकों, अब तो अपनी छोटी बहू को वह बांस देकर और सेठ चला जाता है। इधर वह सेठ की छोटी बहू बांस में से कुछ हरे पत्ते तोड़कर और अपने घर बंधी काली गाय को खिला देती है और इसके बाद वह बांस ले जाकर अपने पिता को दे देती है। प्रिय दर्शकों, अब तो वह सेठ हरा बांस पुरोहित को दे देता है और कहता है कि लीजिए पुरोहित जी, आपने हरा बांस मांगा था और यह रहा आपका बांस, इसे आप ले जाइए। तब वह पुरोहित बड़ा ही खुश हो जाता है, सोचता है कि अब तो सेठ के घर की खुशी उसने मुझे दे दी है। अब बड़ा ही खुश होता हुआ वह पुरोहित अपने घर लौट जाता है और घर पर जाकर वह बांस का टुकड़ा रख देता है और सोचता है कि अब बस कुछ दिनों में सेठ मुझे याद करेगा, क्योंकि